हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ नीलेश। आज हम लोग क्लास 8 सीबीएसई साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 4 वीडियो को देखेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि क्रॉप में हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। मीन्स क्रॉप का जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और भी अच्छा बना सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 1951 में इंडिया हैड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ 45 मिलियन टन। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, मीन्स खेती से जो प्रोडक्शन था वो 45 मिलियन टन था। इन 2015 द प्रोडक्शन इंक्रीज टू 250 मिलियन टन्स। और 2015 में क्या हो गया कि जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बढ़ करके 250 मिलियन टन हो गया। दिस इंक्रीज ऑफ 205 मिलियन टन्स इन क्रॉप वाज द रिजल्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। बोल रहा है ये जो 205 मिलियन टन का जो इंक्रीजमेंट हुआ क्रॉप में वो किसका रिजल्ट था, किसका परिणाम था? तो बहुत सारे फैक्टर्स का परिणाम था। ये ऐसे ही नहीं हो गया था कि 1951 में 45 मिलियन टन और 2015 में जो था वो हो गया 205 मिलियन टन। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो आइए इस फैक्टर्स को पढ़ते हैं कि आखिरकार वो फैक्टर कौन कौन थे। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर था वो था हाइब्रिडाइजेशन। क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ, चलिए उसको पहले पढ़ते हैं। पूरा अ प्लांट स्पेसीज हैज़ मैनी वैरायटी, एनी सिंगल वैरायटी डजंट हैव ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पूरा एक प्लांट स्पेसीज का, किसी एक पौधा का जो प्रजाति होता है उसमें बहुत तरह का वैरायटी पाया जाता है, अलग अलग किस्म का पौधा पाया जाता है। ठीक है। एनी सिंगल वैरायटी डजंट हैव ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर सिंगल वैरायटी का प्लांट है तो उसमें हर तरह का जैसा हम चाहे वैसा कैरेक्टरिस्टिक उसमें मिले, वैसा गुण मिले। वन वैरायटी में बी स्टर्डियर, ग्रेटर रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट। बोल रहा है हो सकता है कि एक वैरायटी जो हो प्लांट का वो स्टडियर हो, मीन्स दैट कि उसके पास डिजीज़ और पेस्ट मीन्स रोग, प्लांट डिजीज जो होता है और जो पेस्ट होता है, जो कीड़ा मकोड़ा प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उससे अपने आप को बचाने के लिए उसके पास एबिलिटी हो। और दूसरा हो प्लांट स्पेसीज जो हो सकता है कि उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा कैरेक्टरिस्टिक हो, मीन्स वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड हो जिससे कि वो अच्छा प्रोड्यूस कर सके, अपना यील्डिंग पैदावार जो है वो उसको बढ़ा सके। पूरा बोथ द वेराइटीज गिव राइज टू अ न्यू वैरायटी हैविंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग। बोल रहा है ये जो दोनों वैरायटी है प्लांट का, एक के पास क्या है तो एक के पास जो है वो प्लांट, एक के पास जो है वो बीमारी से या फिर जो कीड़ा मकोड़ा है उससे बचने के लिए ताकत है, और दूसरा प्लांट के पास क्या है तो उसके पास अच्छा पैदावार होने का ताकत है कि अच्छा से वो ग्रो कर सकता है। तो ये दोनों वैरायटी को क्या किया गया, मिक्सअप कर दिया गया और उससे एक नया वैरायटी ऑफ सीड बनाया गया। ठीक है। और इसमें दोनों का एक एक गुण जो सुपीरियर क्वालिटी था दोनों का उसको मिलाया गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस के द्वारा दोनों वैरायटी प्लांट्स का दोनों वैरायटी को मिला करके एक नया वैरायटी बनाया गया, और फिर दोनों प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था उसको उस नया वैरायटी में मिला दिया गया।
Actually, crossbreeding is the process of fertilization of the ovary female part of plants of one variety with the pollens male part of the plants of other variety. पूरा एक्चुअली में जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें से क्या हो रहा है कि एक एक वैरायटी का मीन्स प्लांट का एक जो वैरायटी था, ठीक है, उसका ओवेरी और दूसरा प्लांट का जो वैरायटी था उसका पोलेंस, ये दोनों को फर्टिलाइज कर दिया गया, ठीक है, फर्टिलाइज किया गया। इसी प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। तो एक प्लांट का ओवेरी और दूसरा प्लांट का पोलन से मिलाकर के जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। याद रखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट है द प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग के पास क्या आ गया? डेफिनेशन आ गया। तो क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ईच हैविंग सर्टेन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बोल रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें से क्या होता है, दो अलग अलग तरह का प्लांट का वैरायटी हम लोग लेते हैं और उससे क्या करते हैं, जो अच्छा डिजायरेबल मीन्स अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका गुण जो है उसको हम लोग मिला देते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं दोनों प्लांट्स के बीच में। समझिए इसे कि एक प्लांट का क्या है, इसके पास अच्छा ताकत है कि ये क्या कर सकता है, पेस्ट और डिजीज़ को रोक सकता है, और दूसरा प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका क्या है, वो क्या कर सकता है कि वो अच्छा यील्डिंग दे सकता है, अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये दोनों का, एक का क्या ले लिया, ओवेरी ले लिया, और एक का ले लिया पोलन, और दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, और मिलाने पर एक नया तरह का प्लांट बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। तो ये जो बनाया गया था वो किसके थ्रू बना था? क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, क्रॉस ब्रीडिंग। और आगे चल के क्या हो गया कि यही जो क्रॉसिंग हुआ दो अलग अलग वैरायटी का और उसके पास एक नया डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आया, उसी प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, द न्यू वैरायटी प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है जो न्यू वैरायटी जो बना, दोनों वैरायटी जो पहले का वैरायटी था, दोनों वैरायटी जो था पहले में उसको मिला करके जो फिर एक नया वैरायटी हम लोग बनाए उसी को क्या बोला गया? हाइब्रिड बोला गया। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द वैरायटी। इसके पास जो गुण है वो दोनों वैरायटी का है। मीन्स दैट ये जो नया वाला वैरायटी बना है उसमें क्या है कि पेस्ट को रोकने का भी ताकत है, जो प्लांट में डिजीज होता है उसको भी रोकने का ताकत है, और इसमें एक और ताकत क्या है जुड़ गया कि ये यील्डिंग भी अच्छा दे सकता है, जो पैदावार है क्रॉप्स का वो भी अच्छा दे सकता है। दैट मीन्स जो नया वैरायटी है उसमें दोनों तरह का गुण आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। कुछ हाइब्रिड जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे वेट का हाइब्रिड का एग्जाम्पल क्या है? सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती, सोनारा, हीरा मोती, ठीक है। राइस का जो है वो कुछ हाइब्रिड दिया गया है, जया, पद्मा, IR8। ब्रिंजल का है पुष्क्रांति और पूसा पर्पल। ये सब क्या एग्जाम्पल है, हाइब्रिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए वो है सॉइल का इम्प्रूव करना। सॉइल अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? क्रॉप का यील्डिंग भी अच्छा होगा। तो देखते हैं इसमें, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ द सेम क्रॉप डिप्लीट्स द सॉइल सीवियरली ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, दस द क्रॉप यील्ड इज रिड्यूस्ड। बोल रहा है कि अगर हम लोग एक ही सॉइल में एक ही तरह का सेम तरह का क्रॉप को अगर लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, तो क्या होगा? इससे सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स का जो शक्ति रहेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होता है वो शक्ति क्या हो जाएगा? छीन हो जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा? जो क्रॉप का यील्डिंग है मीन्स जो पैदावार है फसल का वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, टू रिप्लेनिश the soil fertility, manures and fertilizers containing nitrogen, phosphorus and potassium particularly are added।
बोल रहा है सॉइल का फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जिसमें से क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम विशेष तौर पे मिला होता है। फर्टिलाइजर कंटेनिंग दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड NPK। वैसा फर्टिलाइज़र जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों को कंटेन करता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, NPK। थर्ड नंबर है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट मीन्स हो गया आपका क्या, इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट जो कि क्या करता है, प्लांट्स को हार्म पहुंचाता है, क्रॉप को हार्म पहुंचाता है। और वीड्स मीन्स हो गया अनवांटेड प्लांट्स जो कि मेन प्लांट्स के साथ उगता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं हार्मफुल प्लांट जो कि क्रॉप के मेन क्रॉप के साथ उग जाता है, उसको वीड्स कहते हैं। तो देखते हैं उससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम लोग। टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से बचाने के लिए, फसल को पेस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, ये पेस्ट मुंह धोने वाला पेस्ट नहीं है, बल्कि कौन सा पेस्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट। तो हार्मफुल इंसेक्ट से क्रॉप को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। किसका, पेस्टिसाइड का। और पेस्टिसाइड का एग्जांपल क्या क्या है, तो मेलेथियन, डिजिस्टोन और BHC, ये सब चीज़ों का, ये सब पेस्टिसाइड का हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, वीड से बचाने के लिए, खरपतवार मीन्स अनवांटेड प्लांट से बचाने के लिए फसल को हम लोग क्या करते हैं, वीडीसाइड, ठीक है, किसका छिड़काव करते हैं, वीडीसाइड का। और वीडीसाइड में कुछ एग्जांपल है, 2,4-D हो गया, मेटाक्लोर हो गया, ये सब चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ताकि ये जो वीड है, खरपतवार है, उसका ग्रोथ को, उसका जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करें, ठीक है। वीड्स आर आल्सो रिमूव्ड बाय यूजिंग खुरपा और हैरो। वीड्स का हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो खुरपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैरो, कुदारी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, प्लांट में जो बीमारी हो जाता है उसको रोकेंगे अगर, तभी क्या होगा, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट अच्छा से होगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग रोकेंगे। बोला फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस काउज डिजीज इन क्रॉप प्लांट्स। बोला क्रॉप प्लांट्स में जो बीमारी होता है वो कौन कौन करता है, तो फंगी, बैक्टीरिया और वायरस के वजह से होता है। इंसेक्ट्स में एक्टेस कैरियर, और ये सब जो है, जो डिजीज होता है उसको फैलाने का काम कौन करता है, तो इंसेक्ट करता है, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा। प्लांट डिजीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। प्लांट डिजीज जो है वो मेनली 3 तरह का होता है, कौन कौन, तो फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। तो फंगल डिजीज क्या होता है, तो फंगल डिजीज में कुछ एग्जांपल जो है, ठीक है, जैसे रस्ट एंड स्मट, वेट में जो रस्ट और स्मट हो जाता है, ये एक नाम है। जनरली हम लोग को अभी क्या करना है, इस नेम को लर्न करना है, डीपली नहीं जानना है कि ये क्या होता है, कैसे दिखता है, उसके बारे में भी नहीं जानना है सही से, ठीक है, आगे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ हम लोग को नाम जानना है। तो वेट का रस्ट और स्मट, और पोटैटो ब्लाइट जो होता है वो क्या है, फंगल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या आता है, तो लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, राइस का लीफ ब्लाइट जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। सिर्फ अभी लर्न करना है, लर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या करना है, लर्न करना। वायरल डिजीज़, पोटैटो मोजाइक इज़ अ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ का एग्जांपल क्या हो गया, पोटैटो मोजाइक। बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जांपल क्या हो गया, लीफ ब्लाइट। और फंगल डिजीज़ का एग्जांपल क्या हो गया, रस्ट एंड स्मार्ट ऑफ वेट और पोटैटो ब्लाइट। तो इतना एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सम ऑफ these diseases are transmitted through seeds while others are soil borne और airborne। बोल रहे कुछ जो बीमारी होता है प्लांट में, कुछ जो बीमारी होता है वो सीड से ट्रांसमिटेड होता है, मीन सीड उसका खराब रहता है, जिसके कारण से प्लांट में पूरा क्या होता है, फैल जाता है बीमारी। और जबकि अदर जो है, कुछ जो बीमारी होता है वो सॉइल बॉर्न होता है, मीन्स जहाँ पे वो लगाया जाता है उसका मिट्टी में ही कुछ क्या हो, पहले से ही कुछ इंसेक्ट हो जो कि क्या करता है, डिजीज़ को कैरी करता हो। या फिर हो सकता है एयर बॉर्न हो, मीन्स एयर से डिजीज़ फैलता हो। तो ये सब कुछ कारण हैं
प्लांट्स में डिजीज का फैलने का। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। टू फाइट अगेंस्ट फंगल डिजीज फंगिसाइड्स सच एज एग्रोसन, बोर्डियक्स मिक्सचर, डाइथेन M45, डाइथेन 79 etc आर यूज्ड। बोला फंगल डिजीज से बचाने के लिए, लड़ने के लिए हम लोग किसका छिड़काव करते हैं, तो फंगिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। और फंगिसाइड्स में कुछ एग्जांपल है एग्रोसन, बोर्डियक्स मिक्सचर, डाइथेन M45 और डाइथेन 79। ये सब का हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं प्लांट्स के ऊपर या क्रॉप्स के ऊपर, ताकि उसमें फंगल डिजीज ना हो। नेक्स्ट है टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड। बोल रहा है बैक्टीरियल डिजीज से लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक और या स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटर स्टोरेज। अब देखिए हम लोग क्या कर लिए, सब चीज़ जितना भी प्रोसेस है हम लोग हाइब्रिड सीड का यूज़ किए हैं। ठीक है। उसके बाद उसका वीड्स और जो पेस्ट है उससे बचाव कर लिए, डिजीज जो होता है प्लांट डिजीज उससे भी बचाव कर लिए। अब है उसका स्टोरेज। जब पैदावार हो चुका है तब उसका स्टोरेज सबसे बड़ा काम हो जाता है क्रॉप का इम्प्रूवमेंट में। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग बेटर स्टोरेज। टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर, गोडाउन्स आर मेड ऑफ सीमेंट विथ रूफ्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स सो दैट रेन वाटर कैन नॉट सीप इनटू वॉल्स, फ्लोर्स और रूफ्स। बोल रहा है कि स्टोर्ड ग्रेन जो हम लोग के पास अनाज होता है, संग्रहित अनाज जो होता है, जो जमा किया हुआ अनाज रहता है, उसको मॉइस्चर से, नमी से बचाने के लिए गोडाउन्स बनाया जाता है। और गोडाउन्स जो होता है वो किससे बनाया जाता है, सीमेंट से। और उसका छत जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, मीन्स आयरन शीट के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, वैसा आयरन शीट का यूज़ उसका छत बनाने में किया जाता है, ताकि जो रेन वाटर है वो वॉल्स के थ्रू अंदर ना आ पाए या फिर फ्लोर और रूफ में जमा ना हो पाए और पानी वहाँ से रिसे ना, दीवार या फिर रूफ से रिसे ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि गोडाउन्स को सीमेंट से बनाते हैं और उसका रूफ जो होता है वो कैसा, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का होता है। इंसेक्ट्स आर केप्ट अवे बाय रिपेलेंट्स, स्प्रेज, फ्यूमिगेशन एंड डस्टिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक मैलेथियन। बोल रहा है इंसेक्ट्स को हम लोग दूर रखते हैं। ठीक है। बाय रिपेलेंट्स, रिपेलेंट्स मीन्स कुछ अलग तरह का चीज़ जो कि इंसेक्ट्स को भगाता हो, उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्प्रे का यूज़ करते हैं, फ्यूमिगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को भगाने के लिए होता है उसका छिड़काव करते हैं। और इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल क्या हो गया, मैलेथियन। ठीक है। नेक्स्ट है इन होम्स द वेल ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन टाइट फिटिंग बीन्स ऑफ एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स कंटेनर विथ इंसेक्ट रिपेलेंट। बोल रहा है घरों में हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा से सूखा हुआ अनाज, सबसे पहले घर में स्टोर करने के लिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि अनाज को सुखा लेना चाहिए, है ना। तो अच्छा से सूखा हुआ अनाज को क्या करेंगे, किस में स्टोर करते हैं, तो टाइट फिटिंग, बोल रहा है एल्युमिनियम का टाइट फिटिंग बिन्स, मीन्स कंटेनर में एल्युमिनियम का जो टाइट होगा, जिसमें एयर टाइट होगा, हवा बिल्कुल नहीं जा सकता है। ठीक है। तो वैसा कंटेनर में हम लोग को स्टोर करना है। या फिर गैल्वेनाइज्ड, अभी गैल्वेनाइज्ड हम बताए थे आयरन शीट पे जिंक का लेयर, तो वैसा कंटेनर में हम लोग को जमा करना। और इसमें क्या होना चाहिए, इंसेक्ट रिपेलेंट, जो कि क्या कर सके, और उसमें कुछ ऐसा चीज़ डाल देना है जिससे कि इंसेक्ट दूर भागता हो। ठीक है। उसका सेंट से दूर भागता हो। जैसे हम बताए थे पिछले चैप्टर में, इंसेक्ट रिपेलेंट के लिए नीम का यूज़ कर सकते हैं हम, सूखा हुआ नीम का पत्ती, है ना। तो ये क्या हो गया, इंसेक्ट रिपेलेंट हो गया, उसका भी यूज़ करना है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश, और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम फिर से आपके सामने आए एक नया वीडियो लेकर।